करने वाले हैं। वैसे तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर हाइगन्स के परावर्तन की व्याख्या जो हाइगन्स सर ने की, अपवर्तन की व्याख्या का डेरिवेशन, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकल झिर्री प्रयोग, द्विझिर्री प्रयोग। द्विझिर्री प्रयोग हम लोग व्यतिकरण में पढ़ते हैं और एकल झिर्री प्रयोग हम लोग विवर्तन में पढ़ते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने के बाद प्रकाश के ध्रुवण के बारे में भी कल बहुत ही शानदार लेक्चर मैंने लिया था और आप सभी को अच्छे से यह बताया था कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, अर्थात प्रकाश किस प्रकार ध्रुवित बनता है। हर एक प्रकाश इस संसार में अध्रुवित है, उसे एक पोलराइड लगा करके उसे क्या किया जाता है, ध्रुवित किया जाता है। इस घटना को ही पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी घटनाएं समझ में आ गई थी। मैंने कहा था थोड़ा सा टॉपिक प्रकाश के ध्रुवण में और पढ़ना है, दो लोगों के नियम। वो क्या, एक मेलस का नियम, एक ब्रूस्टर का नियम। तो ये दोनों नियम आज पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आज ही सॉल्व कर लेंगे। तो आज आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है वो है प्यारे साथियों प्रकाश की द्वैत प्रकृति। टोटल हम लोगों को 14 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें 15वां चैप्टर संचार व्यवस्था भी है जो कि हम लोग देख लेंगे। लेकिन अब जो भी चैप्टर हैं वो आगे छोटे छोटे चैप्टर हैं, लगभग 5 से 6 दिन के चैप्टर हैं। तो आपके 20 से 25 दिन में ये पूरा कह सकते हैं फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वे कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा मार्क आपको दे सकते हैं, सबसे ज्यादा मार्किंग लाने वाले चैप्टर कौन से हैं, उन सभी बातों के बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की शानदार क्लास में आप सभी मेरे मित्रों का, मेरे दोस्तों का, मेरे छोटे भाई बहनों का स्वागत है। तो लव यू सो मच बच्चों, गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, लव यू सो मच, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। जय श्री राम, राधे राधे। तो बच्चों क्लास को शुरू किया जाए, आपकी इजाजत हो तो क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, आपका ध्यान किधर है, आपका छापू सुल्तान इधर है, गजब बात है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब, जल्दी से लिख के बताइए और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चों, जो हम लोगों को आज पढ़ना है, जो टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सॉरी, कैसे हैं आप सर? सर आपके बिल्कुल मस्त है मस्त है। इसमें प्यारे बच्चों हम लोग प्रकाश का ध्रुवण पढ़े थे कल, है ना, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। अगर आपके पास अन्य रेफरेंस बुक होगी ना, अन्य रेफरेंस बुक होगी ना, तो तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत ही हम लोग टोटल 4 चैप्टर पढ़ते हैं। पहला तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, पहला ही हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, ये पहला चैप्टर हो जाता है तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत। दूसरा चैप्टर होता है व्यतिकरण, तीसरा चैप्टर होता है विवर्तन, चौथा चैप्टर होता है प्रकाश का ध्रुवण। ये तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत ही 4 टॉपिक अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। रेफरेंस बुक की बात कर रहे हैं, लेकिन बट एनसीईआरटी बुक की बात होती है तो तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत ही हम लोगों ने क्या क्या सीखा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये थी, ध्यान कर लो क्योंकि बहुत जरूरी है रिवीजन। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सीखा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सीखा, जिसके आधार पर हमने परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या भी की और न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी इसके अंतर्गत पढ़ा, इसी के अंतर्गत तरंगाग्र भी पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने व्यतिकरण पढ़ा, इंटरफेरेंस क्या होता है इसके बारे में सीखे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने विवर्तन सीखा, क्या होता है विवर्तन, प्रकाश के अपने अवरोधों के कारण आंशिक रूप से मुड़ जाने की प्रक्रिया को विवर्तन कहते हैं। और उसके बाद चौथा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने प्रकाश का ध्रुवण भी पढ़ा, प्रकाश का ध्रुवण भी पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सारे वो चैप्टर आपको बता दूंगा जो प्यारे बच्चों आपको 70 में 70 लाने लायक होंगे। मैं आपको ऐसे कुछ प्रश्नों की लिस्ट बताऊंगा, ऐसे कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अब इसका मतलब यह होगा कि अगर आपको 70 में 70 लाना है और जो चैप्टर मैं बताऊंगा उन सभी चैप्टर्स को आपको पूरे के पूरे पढ़ना पड़ेगा, कहीं से कोई कमी न रह जाए। तो ऐसे 5 चैप्टर प्यारे बच्चों जो आपको 70 में 70 अंक दिला देंगे। 15 में से सिर्फ 5 चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो 70 में 70 आएंगे। इस बात की गारंटी मैं नहीं देता हूं, बिहार बोर्ड खुद स्वयं देता है, बिहार बोर्ड स्वयं देता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि मान लो ये प्रश्न नहीं आ रहा है, चलो और भी पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए सारे टॉपिक को पढ़ना जरूरी होता है नॉलेज के लिए। सिर्फ ये नहीं कि हम अंकों के लिए पढ़ रहे हूं, हम 12th एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हूं। ये हमारे बिहार के बच्चों का सपना नहीं है, ये हमारे भारत के बच्चों का सपना नहीं है। हमारे भारत के बच्चों का सपना है कि हम अपने भारत को समृद्ध बनाने के लिए कितना हम अपना योगदान दे सकते हैं, थोड़ा बहुत सही, वो आपका काम ही आपका योगदान है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसलिए हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने मस्तिष्क का विकास करना है। तो इन सब बातों से परे होकर के कि सिर्फ सर 5 चैप्टर बता देंगे, आए हाय बल्ले बल्ले आज तो हम गाना गाएंगे सर, भांगड़ा होगा, 5 चैप्टर पढ़ेंगे बाकी फुर्सत, अभी सर लिफ्ट मार लेते हैं, क्या देखने से फायदा इस लेक्चर को। तो ऐसा नहीं करना है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्लास को एकदम एंटरटेन तरीके से पढ़िए, मतलब बर्डन होकर के नहीं, इंटरेस्ट लेकर के। आप अपने पास पड़ोस में देखिए कि हमें उन लोगों से थोड़ा सा ग्रो होकर के आगे
पढ़ना है लाइफ में, ठीक है। सर आपका घड़ी आज कहाँ है? आज आपके घड़ी नहीं पहन के, रोज आप लोग कहते हो सर क्लास अब बंद कर दो बंद कर दो, हमने घड़ी ही हटा दी, है ना। नो टाइम देखना, ओनली स्टडी। तो सो स्टूडेंट्स कीप स्टडी, ओनली स्टडी। 1 अक्टूबर को एग्जाम है। अरे 1 अक्टूबर को एग्जाम है, अब तो लगभग हम लोगों का सिलेबस चल रहा है, पढ़ते रहिए। कितना मैंने तो लिया, 70 ऑब्जेक्टिव लिए, लघुत्तरी भी लिए, दीर्घोत्तरी लिए, फिर लेकर के आऊंगा। अब मैं प्रॉपर एग्जाम के लिए क्लास लेकर के नहीं आऊंगा कि ये एग्जाम है तो इसको पढ़ लो। मैं पूरे चैप्टर, क्योंकि मेरा गोल फिक्स है, मेरा गोल फिक्स है कि भाई 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों को हर चैप्टर की तैयारी कराते रहो। और उनमें से अगर मंथली एग्जाम में एक छोटा सा पार्ट आ भी जाएगा तो स्टूडेंट्स में क्या दिक्कत है, विद्यार्थी जी आप उनको बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले शुरू में मैंने मंथली एग्जाम की भी प्रिपरेशन इसलिए कराई ताकि बच्चों का डर खत्म हो। 2 एग्जाम 3 एग्जाम में बताया, फिर बच्चों को लगने लगा कि हमें एग्जाम कैसे देना है, डर हट गया। अब जो पढ़ाया जा रहा है वही टॉपिक खुद से पढ़ना है, तो एक इंटरेस्ट भी तो लगेगा कि गुरुजी ने बस पूरा चैप्टर फर्स्ट पेपर पढ़ा ही रहे हैं, गुरुजी पूरे ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, पूरे सब्जेक्टिव करा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हमें सिर्फ अब उन्हीं में से क्वेश्चन को पढ़ के तैयारी करके जाना है। क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा में चैप्टर वाइज नहीं आए, मतलब टॉपिक 1 चैप्टर 2 चैप्टर से नहीं आएगा, आएगा तो पूरी फिजिक्स से ही। लेकिन क्योंकि 140 नंबर का आता है और उसमें से 70 नंबर का हम लोगों को करना होता है, 40 नंबर का टोटल होता है, तो ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे आप केवल 70 नंबर का बना पाओगे, तभी आपके 70 में 70 आएंगे। ऐसा नहीं ये जो 140 नंबर है ये 5 चैप्टर से केवल नहीं आएंगे, ये नहीं, गलत भूल नहीं करना। ये 140 नंबर तो पूरे के पूरे 15 चैप्टर से आएंगे, पूरे के पूरे चैप्टर से आएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन अगर आपको 70 नंबर पाना है तो 5 से 6 चैप्टर ऐसे ही हैं जो आपको 70 में 70 दिला देंगे, ठीक। तो इस बात से अनजान रहे, इस बात से आप बहुत खुश ना हो। चले प्यारे बच्चों, घड़ी के बिना सर आपका हाथ सूना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा अब बात करें, ये चीज समझ गए कि हम लोग टॉपिक क्या पढ़े तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत? जी बिल्कुल सर। हाँ, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2 थप्पड़ आप अपने गाल पे लगाइए, क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है। आपसे ही बोल रहा हूं मैं, सुन रहे हो ना? बहुत भोले मत बनो, और ना तुम बहुत भोली बनो। हमारा ध्यान जो भटक रहा है ना, इधर सीधे होना चाहिए, अटेंशन इधर होना चाहिए, सीधा कंसंट्रेशन आपका अपनी क्लास में रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले थे जिसमें से आपको पढ़ाना था मुझे ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, जिसमें से ब्रूस्टर सर ने अपना नियम दिया। ब्रूस्टर सर ने अपना नियम प्रस्तुत किया। ब्रूस्टर सर क्या कहते हैं किसमें? प्रकाश के ध्रुवण के लिए कह रहे हैं कि प्रकाश का ध्रुवण होता है, सही बात है। तो क्या किसी परावर्तक तल में, क्या किसी अपवर्तक तल में जब प्रकाश आपतित होता है, वो अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश मतलब अनपोलराइज्ड लाइट जब आपतित होता है, तो क्या उसका भी ध्रुवीकरण होता है? क्या वो भी प्रकाश समतल ध्रुवित या ध्रुवित प्रकाश में बदलता है? ये ब्रूस्टर सर ने कहा कि हाँ भाई हाँ होता है। उन्होंने कहा कि जब किसी परावर्तक तल में या अपवर्तक तल में प्रकाश आपतित होता है, अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, पूर्ण रूप से अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो एक ऐसे कोण पर अगर आपतित किया जाए तो वह परावर्तित प्रकाश भी समतल ध्रुवित प्रकाश में परावर्तित हो जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। इसको कब ब्रूस्टर सर ने बताया? तो सन 1811 ईस्वी में। कब प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। सन 1811 ईस्वी में ब्रूस्टर सर ने बताया, ब्रूस्टर सर ने बताया। और इसके पहले 1806 में जो मैलस सर थे, मैलस, अभी आपको मैलस का नियम भी बताऊंगा। मैलस सर ने कहा कि प्रकाश परावर्तित होता है, अपवर्तन की घटना होती है प्रकाश के ध्रुवण में। उन्होंने भी बताया कि प्रकाश जब किसी तल पर गिरता है तो वो प्रकाश ध्रुवित होता है। सुनो ध्यान से, आपका ध्यान न भटके, कंसंट्रेशन मेरी ओर रहे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मेरी बातों पर रहे। मैं ये कह रहा हूं, मान लो आपके घर पे टाइल्स लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, अभी बाद में इसको लिखते हैं। टाइल्स लगा हुआ है, उस पर प्रकाश आपतित हुआ, आप बल्ब को देखो, अरे भाई बहुत लग रहा है, बल्ब की तीव्रता ज्यादा है, या सौरनु बल्ब की तीव्रता ज्यादा है। लेकिन वही प्रकाश जब फर्श से टकरा करके आपकी आंखों पर आ रहा है तो क्या हो रहा है? मतलब आपकी आंखों को तीव्रता कम लग रही है, आपकी आंखों पर उस लाइट का तेज कम जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसी घटना पर आधारित ब्रूस्टर सर ने कहा कि अगर प्रकाश किसी ऐसे एंगल पर आपतित हो तो उसका बहुत सारा प्रतिशत जो होता है वो मतलब ध्रुवित हो जाता है, और ध्रुवित होने का मतलब थोड़ी सी प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी और वो हमारी आंखों पर पहुंचता है। तो इस आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या ब्रूस्टर सर ने की थी, ठीक है। चलो, तो क्या बताया इन्होंने? बताया कि जब किसी भी तल से परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा होगी, बताया किसी भी तल से
परावर्तित प्रकाश की मात्रा, परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा होगी, परावर्तित प्रकाश की मात्रा, परावर्तित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। परावर्तित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। आपतन कोण पर निर्भर करती है। मतलब किसी भी अगर ऐसे एंगल पर प्रकाश आपतित हो रहा हो, प्यारे बच्चा पार्टी ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका एक चित्र आगे बना रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं। थोड़ा सा इसका आगे मैं एक चित्र बना रहा हूं तो आपको समझाने में मुझे ज्यादा आसानी होगी। प्यारे साथियों, ये है एक अपवर्तक तल। क्या है? अपवर्तक तल है। ध्यान से सुनना। ये है प्यारे साथियों अभिलंब। अभिलंब मतलब नॉर्मल। अभिलंब मतलब क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल। अभिलंब। अभिलंब को मैं कोई नाम दे दूं, नाम दे रहा हूं पी क्यू, अभिलंब है। ये जो अपवर्तक तल है ये है वाई जेड। एक तरफ प्यारे साथियों माध्यम है वायु और एक तरफ माध्यम है कांच। ठीक है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती हो, ठीक है, ऐसे, तो इस तरफ है कांच, तो ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम। मान लो टाइल्स हैं, ये भी पत्थर ही हैं, चिकने हैं, कांच की तरह हैं, थोड़ा बहुत ऐसा मान सकते हो। तो इसमें कोई प्यारे बच्चों अगर अध्रुवित प्रकाश, कोई अध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से आपतित हो रहा है, अध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से आपतित हुआ, ध्यान सुनना, इस प्रकार से आपतित हुआ। ये कैसा प्रकाश है प्यारे साथियों? तो अध्रुवित है। अध्रुवित है मतलब इसका जो प्रकाश है जुम 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 जुम, ये क्या सब जुम 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 कर रहे हैं? मतलब प्यारे बच्चों ये अध्रुवित प्रकाश है। सभी संभव दिशाओं में कंपन हो रहा है, सभी संभव दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र का कंपन हो रहा है बच्चा पार्टी। ये अध्रुवित प्रकाश ऐसे आपतित हो रहा है। तो क्या होता है? कुछ भाग परावर्तित भी होता है। अगर परावर्तन की घटना होती है तो परावर्तन की घटना में उसी ही कोण पर, जिस कोण पर आपतित हुआ है उसी कोण पर प्यारे साथियों ये प्रकाश परावर्तित भी हो जाता है। उसी कोण पर परावर्तित हो जाता है, तभी तो परावर्तन का नियम है। लेकिन प्यारे बच्चों ये जब परावर्तित होता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। बच्चा पार्टी ध्यान से सुनना, समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश कैसा प्रकाश है? समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। लेकिन ये कब संभव है? ब्रूस्टर सर कहते हैं किसी ऐसे आपतन कोण पर, किसी ऐसे आपतन कोण पर जिस पर प्रकाश, परावर्तित प्रकाश क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। उस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। उस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। पोलराइज्ड एंगल बोलते हैं, आईपी से प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तन कोण भी आईपी ही होगा बच्चा पार्टी, परावर्तन कोण भी आईपी ही होगा। यह घटना होती है। अगर अपवर्तन होता है तो शेष जो भाग अपवर्तन के लिए होगा, अगर प्रकाश किरण अपवर्तित होगी तो उसमें भी मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाएगा? कांच के बाहर से तो अपवर्तित होगी। प्रकाश किरण क्या हुई? अपवर्तित हुई। ये किरण लेकिन लंबवत अपवर्तित, जैसे ये आया ना, जैसे ही कांच के तल से, ये कांच का तल है, जैसे ही कांच के तल से बाहर जाएगा, अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा, वैसे ही इसके तल के लंबवत कंपन केवल विद्युत क्षेत्र के बाहर आते हैं। ध्यान से सुनना, इसके केवल लंबवत कंपन ही प्यारे बच्चों बाहर आते हैं, केवल इसके लंबवत कंपन ही बाहर आते हैं। मतलब मेरे कहने का है कि इसके लंबवत कंपन प्यारे बच्चों बाहर आते हैं। जैसे ये समांतर कंपन जो बाहर गए हैं, वैसे यहां पर लंबवत कंपन आते हैं। अर्थात प्यारे साथियों यहां भी ध्रुवित प्रकाश ही बाहर आता है। अगर ऐसे किसी विशेष एंगल पर प्रकाश किरण को आपतित कराया जाए जिससे जब परावर्तन की घटना होगी तो समतल ध्रुवित प्रकाश बनेगा, जब अपवर्तन की घटना बनेगी तब भी ध्रुवित प्रकाश ही बनेगा। लेकिन वह हर समय नहीं होता है, ये हर समय नहीं होगा, किसी विशेष कोण पर ही होगा, किसी विशेष कोण पर ही होगा। अच्छा एक बात मैं फील कराता हूं, फील ना आए तो पैसा वापिस। फर्श है टाइल्स, जैसे अभी यहाँ पे फर्श में मैं देख रहा हूं, जो ऊपर लाइट्स लगी हुई ना, किसी विशेष एंगल से जब मैं उन्हें देख रहा हूं तो चमक ज्यादा है, और जब मैं किसी ऐसे एंगल से देख रहा हूं तो चमक कम है। सिंपल सा एग्जांपल है। वैसे ये बहुत बड़ी चीज
प्रक्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि कांच नहीं है टाइल्स, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा फील कर सकते हैं कि अगर परावर्तन की घटना हो रही है तो टाइल्स में जो प्रकाश चमक रहा है, जहां से आंखें हमारी थोड़ा लग रहा है हाँ कम चमक रहा है, तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश बना दिया है, समतल ध्रुवित प्रकाश बना दिया। लेकिन किसी ऐसे एंगल से देखेंगे जाके वही चमक मुझे ज्यादा दिखाई देगी, तो इस वजह से फिर वो एंगल ध्रुवण कोण नहीं हुआ। ब्रूस्टर सर यही कहते हैं कि हर एंगल पर नहीं होगा, किसी एक ऐसे एंगल पर अध्रुवित प्रकाश अगर किसी परावर्तक तल या अपवर्तक तल पर आपतित होगा तो उस कोण को जब अगर वो पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश बना दे रहा है तो वैसे आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण कहेंगे। वैसे आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण कहेंगे जब परावर्तन की पूरी घटना में समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता हो या अपवर्तन की घटना में भी ध्रुवित प्रकाश बन जाता हो। यहां पर ये क्या है, अपवर्तक कोण है जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। ऐसी घटना में प्यारे बच्चों क्या होता है, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण जो होती है ना, इन दोनों के बीच में जो होता है वो 90 डिग्री का ही एंगल बनता है, 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। पानी में भी हो सकता है, समझ गए। ये नोट करना होगा, ये फिगर तो बनाना होगा भाई। ब्रूस्टर के नियम का मेन फार्मूले के लिए एंगल वो है, ये मान लो ए किरण है, ये बी पॉइंट पर आई, ये सी पॉइंट परावर्तित किरण बी सी, और ये बी डी अपवर्तित। समझ में आया, समझ में आया भाई। ओके तो यहां पर भाई हमने क्या बताया कि सन 1811 ईस्वी में ब्रूस्टर सर ने बताया किसी भी तल में परावर्तित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है, और किसी एक विशेष कोण पर, कोई ऐसा कोण जैसे यहां पर, जैसे कहां गया भैया है भाई, अच्छा इधर, जैसे इस विशेष कोण पर आप जो प्रकाश है वो जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश में परावर्तित बदल रहा है। तो यहां पर लिखना है सन 1811 ईस्वी में ब्रूस्टर सर ने क्या बताया कि किसी भी तल पर परावर्तित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है, अर्थात किसी एक विशेष कोण पर, किसी विशेष कोण पर, किसी विशेष कोण पर, विशेष कोण पर परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है किसी विशेष कोण पर। इस विशेष कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। और क्या इसकी खास बात है, इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं प्यारे साथियों, इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं, आईपी से प्रदर्शित करते, इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। ब्रूस्टर सर ने एक संबंध भी बताया। ब्रूस्टर सर ने संबंध क्या बताया, माध्यम के अपवर्तनांक तथा ध्रुवण कोण के बीच में यदि, सुने फिर से ध्यान से, यदि माध्यम का अपवर्तनांक, यदि माध्यम का अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण आईपी हो, ध्रुवण कोण आईपी हो, तो ब्रूस्टर सर ने एक संबंध स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। इन्होंने कैसा संबंध बताया, जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। बहुत साधारण भाषा में मैंने लिख दिया है भाई। ब्रूस्टर सर के द्वारा नियम यह बताया गया कि माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के स्पर्श या tan IP के बराबर होता है, tan IP, n = tan IP। यही प्यारे बच्चों है ब्रूस्टर का नियम। इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे तो पूरे अंक आपको मिल जाएंगे, और ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ये यहां पर कैसा प्रकाश है बच्चा पार्टी, तो ये अध्रुवित प्रकाश है, क्योंकि देख रहे हो कंपन सभी और है, अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश।
अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। tan IP। सर tan IP क्या है? tan को स्पर्शज्या बोलते हैं, टेंजेंट। tan को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अरे भाई मैथ में पढ़े होगे है ना, स्पर्शज्या टेंजेंट। इसी का प्यारे बच्चों tan शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। और ये tan स्पर्शज्या है, इसी का कोणांक कौन? IP। तो IP क्या है? ध्रुवण कोण है। IP क्या है? ध्रुवण कोण है। यही ब्रूस्टर सर ने संबंध अपने खोजों से, अपने प्रयोगों द्वारा विभिन्न प्रयोग किए होंगे। कांच की परत ली होगी, प्रकाश आपतित कराया होगा, कांच से कुछ भाग परावर्तित होकर के आंखों में पड़ रहा होगा, कुछ भाग अपवर्तित होकर के दूसरी ओर जा रहा होगा। तो अध्रुवित प्रकाश में कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती है। ठीक है, समझ गए? इसको प्रूव भी करना पड़ेगा क्या? प्रूव भी करना पड़ेगा क्या इसको? tan n इज इक्वल टू tan IP प्रूव भी करना पड़ेगा क्या? बोलो, प्रूव भी करना पड़ेगा। इसको प्रूव भी किया जाए। चलो अच्छा, प्रूव कर देते हैं। तुम लोगों की बात सर आंखों पर, बच्चा पार्टी की बात सर आप आंखों पर। उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब क्या होता है? उपपत्ति का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रूफ, डेरिवेशन। इसी उपपत्ति, निगमन, निगमन का मतलब होता है डेरिवेशन और उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ। चलो भाई जी, ए भाई मेरे भाई जी प्रूफ करो इसे। कैसे बताया? मैं जो बताया ये बताया क्या बताया गया था? बहुत नाटक कर लेते हैं। P Q अविलंब है, आपतित अध्रुवित प्रकाश ये है। ओके, अध्रुवित नाम सोचना, जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है, जो मैं उच्चारण है मेरा, उसमें अध्रुवित ही बोल रहा हूं। अगर यहां पर इशारा कर रहा हूं, ये ध्रुवित प्रकाश, ये भी ध्रुवित प्रकाश। ये लेकिन कैसा है? लंबवत है। ठीक है, उसके तल के समांतर है और ये तल के लंबवत है, तो इसलिए बिंदुओं द्वारा दिखाया गया। ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश, ये भी समतल। अब बात ये आती है कि इसको प्रूफ करो। तो जैसे उन्होंने प्रूफ किया होगा मैथमेटिकली, किसने? ब्रूस्टर सर ने, वैसे ही हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो चित्र के द्वारा ही प्रूफ कर पाएंगे, ऐसे मेरे पास कोई तरीका नहीं है। जरा ध्यान दें, P B Q एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? चित्र से कोण P B Q बराबर 180 डिग्री। ये सर कहां से बता रहे हैं? देखो ये प्यारे बच्चों P है, ये Q है और बीच में पॉइंट है B। और यहां पर कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण। ध्यान से देखो, PBQ, चाहे B के पास चाहे इधर बनाओ चाहे इधर कोण देखो, दोनों ओर ही कितने डिग्री का कोण? तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। यस सर, अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये PBC, कोण PBC कितने डिग्री? पता नहीं, अभी तो लिख लेते हैं। इसी PBC वाले, PBQ वाले को मैं 3 भागों में तोड़ रहा हूं। कौन से? कोण PBC। ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं। कोण PBC, इस तरफ का जो टोटल प्यारे बच्चों 180 डिग्री ना, उसको मैं जो टुकड़े बटे हुए हैं उसी में तोड़ रहा हूं। एक तो कोण PBC हो गया, दूसरा CBD हो गया, चलो भैया, प्लस कोण CBD प्लस, और देखो CBD हो गया, और DBQ, DBQ। ओके सर, कोण DBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर बात से आपकी सहमत है? मन में लड्डू फूटा, सर जी ने, आनंद गुरु जी ने हमको कूटा। कोण PBC प्लस कोण CBD प्लस कोण DBQ इज इक्वल टू, टोटल का योग ही तो 180 डिग्री है भाई। तुम काहे लिए परेशान हो? कोण PBC, कोण CBD, कोण DBQ, ये टोटल कोण, एक ये तोड़ा, फिर ये तोड़ा, फिर ये तोड़ा, इस टोटल का ही तो मैं योग 180 बता रहा हूं, जो बी पर बताया अभी यहां पर ये बताया बना के भाई, यही बटा हुआ है 4 भागों में। यस सर। गुरु जी आज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है मेरे प्यारे शिष्य अंकेश कुमार। आप खूब तरक्की करें अपने जीवन में, अपने माता पिता के सपनों के लिए जरूर काम करना। उन्होंने आपको इस जीवन में अगर अच्छे से आपको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं तो उनके इस ऋण को कभी अदा नहीं कर पाओगे। इस वजह से उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करना एक मोटिवेशन रहता है। एक छोटा सा मोटिवेशन यही है कि आपकी माँ अगर घर में किचन में खाना बना रही है, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। ठीक है, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। हाँ समझो अभी तक। तो कोण PBC कितना है भैया? ए भाई, कोण PBC IP के बराबर है, तो इसको लिख दो IP प्लस, ये कोण IP के बराबर है कि नहीं? ओके। कोण CBD बराबर कितना है? CBD, ये हमेशा दोनों लंबवत होते हैं। ये परावर्तित किरण अपवर्तित किरण लंबवत होते हैं, लगभग 90 डिग्री का कोण बनता है। दिस इज इक्वल टू एंगल इज 90 डिग्री। सर क्या इंग्लिश बोली आपने, झक्कास। प्लस कोण DBQ, DBQ क्या है? R के बराबर है, तो एंगल क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। बराबर टोटल कितना? 180 डिग्री के।
टोटल कितना 180 डिग्री के। ए भाई यहाँ से 90 यहाँ भेजो तो ये बनेगा IP प्लस R बराबर 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 90। R बराबर अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो यहाँ पर 90 तो बचा 180 माइनस 90 में 90 बचा 90 डिग्री। IP को उधर भेजा तो 90 माइनस IP आया। अगर स्नेल सर का नियम देखें ना हम, हे बाबू अगर स्नेल के नियम को लगाए ना, स्नेल के नियम से तो बबुआ ये राजा जी इधर देखो, स्नेल के नियम से अगर हम देखेंगे तो साइन I बटे साइन R बराबर होता है बच्चा क्या, अपवर्तनांक n के बराबर होता है, माध्यम के अपवर्तनांक होता है कि नहीं। अतः यहां पर क्या होगा, साइन I की जगह आपतन कोण कितना IP, यही तो है IP। हाँ आपतन कोण यहां पर IP, ये भी IP के बराबर, कोई बात नहीं। साइन IP क्या लिखेंगे, साइन IP बटे में साइन R। साइन R तुम कहां बैठ के वीडियो देख रहे हो, हाँ नींद आ रही तुमको। साइन R ये अपवर्तन कोण, अच्छा साइन I बटे साइन R बराबर n पढ़े थे सर, बिल्कुल सही। तो साइन IP बटे साइन R बराबर कितना n। हे भाई R की जगह अगर हम E वैल्यू लिख दें 90 माइनस IP तो कोई गुनाह हो जाएगा ना, ना कोई गुनाह नहीं होगा। हम यहीं पर यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन R की जगह क्या 90 माइनस IP। इसीलिए तो इतनी मेहनत करके ये वैल्यू निकाले हैं, देखने के लिए थोड़ी निकाले थे। अच्छा हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, बड़े जानकार हो है ना, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। सिखाया है बच्चा पार्टी, ये आप लोगों ने 10th में भी तो पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। पहले ही चतुर्थांश में चले जाते हैं, साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, वहां ऑल इंटीजर पॉजिटिव होते हैं तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव का। तो यहां पर क्या मिलेगा, तब साइन IP बटे में ये साइन 90 माइनस IP की जगह क्या बनेगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस IP। कॉस IP बराबर n, और यही बन गया प्यारे बच्चों n बराबर क्या, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो हमारे विष्णु पुराण में लिखा है कि ये हो जाएगा tan IP। ठीक है, हो गया। यही ब्रूस्टर सर का नियम है। ये प्यारे बच्चों किसका नियम है, ब्रूस्टर सर का नियम है। ओके समझ गए, यह ब्रूस्टर का नियम है, यह ब्रूस्टर का नियम है। समझ में आया। ब्रूस्टर सर ये कहते हैं कि ध्रुवण की घटना परावर्तन अपवर्तन में देखी जा सकती है, लेकिन किसी एक विशेष कोण पर ही अध्रुवित प्रकाश परावर्तन की घटना में पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता है, अपवर्तन की घटना में भी पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता है, लेकिन किसी एक विशेष कोण पर, उस विशेष कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक के साथ संबंध E होता है, n बराबर tan IP। दिस इज कॉल्ड टू लॉ ऑफ ब्रूस्टर सर, दिस इज कॉल्ड टू लॉ ऑफ ब्रूस्टर सर। अब बताओ कोई दिक्कत। ब्रूस्टर सर कहते हैं परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ब्रूस्टर सर का नियम क्या है कि परावर्तन की घटना में भी ध्रुवण हम देख सकते हैं प्रकाश का, लेकिन किसी एक विशेष कोण पर अगर प्रकाश को आपतित कराया जाए तो वह उस कोण पर क्या होता है, परावर्तित प्रकाश भी समतल ध्रुवित हो जाता है, अपवर्तित जो प्रकाश होगा वो भी समतल ध्रुवित हो जाता है। इस घटना में उन्होंने एक संबंध बताया कि जो अपवर्तनांक का उस ध्रुवण कोण से संबंध जो होगा वो n बराबर tan IP होगा। आप बताइए इस पे कोई किसी को दिक्कत है? यस सर क्लियर है, बताओ बताओ क्लियर करो इसको, जवाब दो जल्दी से। सर मेरी बहन बेटी सब आपसे पढ़ते हैं, वेरी गुड। नो सर कोई दिक्कत नहीं, क्या इंग्लिश बोले हैं सर, लाजवाब, थैंक यू। बताइए अच्छा लगा, मतलब डेरिवेशन अगर आ जाए ब्रूस्टर का नियम लिखिए 2 नंबर में 5 नंबर में, अगर 2 नंबर में आए टाइम हो तो चित्र बनाना नहीं इतना धुम टपाक झिमझिम हो गया। अगर टाइम है तो ये भी चित्र बना दोगे। 2 नंबर एग्जामिनर ऐसे देगा कि कहेगा 2 नंबर इसको दे रहे हैं, लगता है कम दे रहे हैं। एग्जामिनर को लगेगा ई को 2 नंबर दे रहे हैं, लगता है कम दे रहे हैं, वो अफसोस करेगा। लेकिन अगर 2 नंबर का इतना भी लिख दोगे तो 2 नंबर दे के जाएगा। इतना लिख दोगे तो अगले क्वेश्चन में अगर कम लिखा होगा ना 5 नंबर का होगा, लेकिन आपने थोड़ा कम लिखा, लेकिन एग्जामिनर को लगेगा इसके जो मैं पिछले क्वेश्चन चेक करके आ रहा हूं ना
इसके जो मैं पिछले क्वेश्चन चेक करके आऊं, क्या शानदार बच्चे ने लिखा है, परफॉर्म किया है। इसके क्वेश्चन 5 नंबर को आंख बंद करके 5 में 5 ही देके आगे बढ़ेगा। ये होता है एग्जामिनर का मोटो, एग्जामिनर का माइंडसेट। एग्जामिनर का माइंडसेट को पकड़ना है क्या, आप खुद को एग्जामिनर की जगह पर रख के देखिए, आपको अपने खुद नतीजे पता चल जाएंगे। सर आज आप बहुत खुश होते हैं, ऐसे हमको लगता है रोते रहते हैं, हम रो रो के पढ़ाते हैं। कूट दिए जाओगे, सही बता रहे हैं, अभी कूटे नहीं गए हो हमसे कभी। सर मंजीत एमपी जी लिख रहे हैं, सर अभी मैं डेरिवेशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें। देखो प्यारे बच्चों, जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, अथवा करके आएगा और करके, ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल होगा, लेकिन 70 में 35 बनाना होगा। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट मजबूत कर लेना। लेकिन आप कहते हो सर न्यूमेरिकल ना पढ़ें, ये गलत बात है, क्योंकि नॉलेज के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है। नॉलेज के लिए आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सब कुछ पढ़ना है। लेकिन जैसे थोड़ा अभी पढ़ लोगे बेसिक सारी चीजें, तो आप जब आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये नहीं होगा कि हमने तो 12th में नहीं लगाया था, नहीं पढ़े होते तो बहुत अच्छा होता, आए गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा ना, क्योंकि आपने कुछ तो सीखा रहेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखा रहेगा। लेकिन जब एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वही नवंबर से दिसंबर के बीच में, 15 नवंबर और दिसंबर के आसपास आप फिर केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के लिए अपने अच्छे अंकों के लिए तैयारी पे लग जाना। अभी नहीं, पूरा नवंबर में कहता हूं, अक्टूबर पूरा नवंबर भी लास्ट तक लगभग पूरे अपने नॉलेज को, सिलेबस को पूरा करो। जो बच्चे अभी भाग रहे हैं ना कि सर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दीजिए, भाई गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। एक अच्छा शिक्षक कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप केवल अभी से इंपॉर्टेंट करो, रिवीजन करो। मैं जैसे पिछले क्लासेस का रिवीजन करा रहा हूं, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लेकर के आता हूं ताकि बच्चों का माइंड से थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में यही बार बार आते हैं। लेकिन उसका मतलब यही नहीं कि आप इस नहीं को प्रश्नों को करके बस परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, नहीं। मेरा उद्देश्य है आपका रिवीजन करवाना। जो पिछली क्लासेस, पिछले चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, चैप्टर 1 to 8, अब 9 भी पढ़ चुके हो, 10 भी खत्म ही हो गया आज से, ये सारी बात समझ रहे हो। तो एक प्रॉपर वे में तैयारी के लिए सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कभी ये चीजें नहीं देखी किसी भी जगह पर कि कोई ये बोला हो, कोई अच्छा टीचर ये बोलता हो कि सिर्फ ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए तैयारी, नहीं, गलत डायरेक्शन है वो आपकी, समझ गए। तो ये थे ब्रूस्टर सर का नियम। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं मैलस सर का नियम। मैलस का नियम, ये तो देखो लिखा ही हुआ है, छोटी सी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं आपको चित्र बना के समझाऊंगा, तो आप लोग घबराओगे तो नहीं, बोलो ना सर हम काहे घबराएंगे, आज तक घबराए हैं आपके छापू सुल्तान। इतिहास रच दिया है सर हम लोगों ने, इतिहास रच दिया है सर हम लोगों ने, इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। आगे आने वाले समय में आपको हम दिखाएंगे, आपको अपने घर हम बुलाएंगे, आने वाले समय में आपको अपने साथ बिठा के हमने खाना ना खिलाया ना, तो सोचिएगा आपको असली फीलिंग तब आएगी कि आपके छापू सुल्तान और आपके इस छोटे भाई में क्या ताकत थी, क्या इतिहास रचा है। पूरे बिहार में आपका नाम रोशन कर दिया मैंने, पूरे बिहार में आपका नाम मैंने रोशन कर दिया सर, मैंने खूब मेहनत की। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बात है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन आप मुझे ये कहेंगे कि सर मैं टॉप कर गया, मेरे 97 मार्क आ गए, सर दौड़े भागे चले आइए मेरे पास अब। तो बिल्कुल आपके पास मैं खड़ा हूंगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ई सर कहाँ बना दिए हैं, पट्टी पट्टी समझाते हैं, थोड़ा सब्र करो। जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाला पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश है, अर्थात वन डायरेक्शन में उसका कंपन हो रहा है, या तो ऐसे ऐसे, या तो ऐसे ऐसे, या तो ऐसे ऐसे, या तो ऐसे ऐसे। सर क्या किसी को मार रहे हो, अरे भाई कंपन बता रहे हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, इतने हाथ थोड़ी ना तोड़ देंगे, ऐसे ऐसे भी कंपन, किसी भी डायरेक्शन में कंपन हो सकता है। क्योंकि ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, सभी दिशाओं में कंपन नहीं होता। यस और नो, क्या सभी दिशाओं में कंपन होता है, भाई बताओ ना मेरे, अभी आपके पास होता ना, अभी तब तक थप्पड़ पड़ जाता। क्या सभी दिशाओं में डायरेक्शन में कंपन होता है, नो सर। किसकी बात कर रहे हैं, ध्रुवित प्रकाश की। अगर यही अध्रुवित होता तब मैं कहता क्या सभी दिशाओं में डायरेक्शन में कंपन हो रहा है, सभी जगह होगा। लेकिन ध्रुवित प्रकाश अगर है, किसी विश्लेषक पर गिराया जाता है, ये विश्लेषक है। विश्लेषक मतलब सर जैसे एडजेक्टिव होता है क्रिया की व्याख्या करता है, ठीक वैसे ही ये भी विश्लेषक है। ये विश्लेषक इस बात का है कि कोई प्रकाश किरण किस डायरेक्शन में आ रही है, उसका कंपन किस डायरेक्शन में आ रहा है, उस बात को ये विशेषता करता है, विश्लेषक है उस बात का। विश्लेषक पर गिराया जाता है तो विश्लेषक से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, हाय हाय हाय, विश्लेषक से जो प्रकाश तीव्रता, मतलब ये विश्लेषक है। और इससे इसमें भी एक ही दिशा में जा सकने का, एक ही दिशा में जा सकने का क्या बना है, डायरेक्शन बना हुआ है कि एक ही दिशा से प्रकाश जा सकता है। अगर किसी भी एंगल से जाएगा तो उसका केवल यही घटक, लंबवत घटक ही जा पाएगा। और अगर इस डायरेक्शन से कंपन करता हुआ कोई प्रकाश आ रहा है तो उसका केवल वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला ही साथ में जा पाएगा। अब सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि विश्लेषक पर गिराया जाता है
ई प्रकाश आया, और ध्यान से सुनो, विश्लेषक पर जो प्रकाश आ रहा है ना, वो थोड़ा सा अपने आप में अलग क्वालिटी का प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश जो है वो मान लो ई, अरे सर ये तो एंगल बनाते हुए आ रहा है, ऐसे ऐसे कंपन करते हुए आ रहा है विश्लेषक पर, ऐसे ऐसे कंपन करते हुए जा रहा है, झुम 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 झुम, बल्कि निकलना ऐसे प्रकाश को ही, केवल ऐसे ही प्रकाश निकल सकता है इस विश्लेषक पर, ऐसे वाला प्रकाश नहीं निकल सकता है। तो ये जो प्रकाश, ध्यान से सुनो, विश्लेषक पर जो प्रकाश गिराया जाता है, तो विश्लेषक से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से जो प्रकाश बाहर निकलेगा, मान लो प्यारे बच्चों, इसकी जो भी तीव्रता है, इसकी जो भी तीव्रता है, मान लो इसको तीव्रता जो प्रकाश आपतित हो रहा है, इससे बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, जो भी प्रकाश की तीव्रता मान लो हम आई मान लेंगे, बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता भी बताएंगे, प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा क्या है, दैट इज ये, क्या सर इंग्लिश और हिंदी मिला दी है, ये इस डायरेक्शन में प्रकाश इसी डायरेक्शन में निकल सकता है ना, ध्रुवण दिशा प्रकाश इस विश्लेषक की यही है। तो ध्रुवण दिशा प्यारे बच्चों ये है, ध्रुवण दिशा क्या है, ध्रुवण दिशा के साथ, ध्रुवण दिशा के कोई बात नहीं, थोड़ा हो जाएगा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा ये है, तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता ये, के बीच बने कोण की, के बीच बना कोण ये, के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस बात को मैं लिखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं इस बात को सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं, क्या, माना, माना विश्लेषक से बाहर निकलने वाले, बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता आई है, क्या है, विश्लेषक से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता आई तथा 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 अब ध्यान सुनो जो इन्होंने कहा, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक की ध्रुवण दिशा, ध्रुवण दिशा, विश्लेषक की, ओहो सही से लिखो भाई, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा, ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता, मैं आपतित प्रकाश की तीव्रता को प्यारे बच्चों आई नॉट मान ले रहा हूं, मतलब ये जो प्रकाश की तीव्रता है ना, ये है आई नॉट, ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट, तीव्रता के बीच बने कोण, के बीच बना कोण थीटा है, के बीच बना कोण, हम क्या मान रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, बीच बने कोण की, ज्या आगे नहीं लिखना है, बस यही बीच बना कोण थीटा है, तो मैलस के अनुसार, तो मैलस के अनुसार, मैलस के अनुसार क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर प्यारे बच्चों ये कोण थीटा, वेक्टर कंपोनेंट ध्यान से देखिए, वेक्टर को कैसे मैंने सिखाया था, याद करें, वेक्टर को मैंने कैसे सिखाया था, कैसे आपको बताया था कि वेक्टर कैसे बताया जाता है, तो इसको गौर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आई नॉट है, जिसके साथ कोण बनाता है वो कॉस थीटा क्षैतिज घटक होता है, मतलब ये हो जाएगा आई नॉट कॉस थीटा, जो ये पॉइंट तो केंद्र हुआ, इसके साथ ये जो इसका, अब ये आधार रेखा के ये परपेंडिकुलर माना जाएगा, हमेशा ये नहीं बताना, मैंने कई बार इस बात की चर्चा कर दी है कि यही रेखा आधार रेखा हमेशा नहीं मानना, कोण डिसाइड करेगा, वेक्टर जिस रेखा के साथ कोण बनाएगा वो आधार रेखा होगी। जैसे ध्यान देखो, अगर प्यारे बच्चों ये कोई वेक्टर ए है, इसको दो दिशाओं में बांटना है, लेकिन एंगल कौन सा दिया जाए पहले ये चेक करो, अगर ये एंगल थीटा दिया है तब तो ये आधार रेखा, त्रिकोणमिति में आधार ऊपर किसमें आता है, देखो लाल बटे कक्का में, ए किसमें आता है, कॉस में आता है, तो आधार रेखा के लिए फिर यहां पर आ जाता है ए कॉस थीटा, और इस रेखा के जो लंबवत है वही लंबवत घटक हो जाता है ए साइन थीटा। ठीक ऐसे ही अगर प्यारे बच्चों दो वेक्टर, ये ऐसे वेक्टर ए दिया गया, लेकिन इस बार एंगल ये दिया गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा ऊपर वाला ए साइन थीटा होता है, कई टीचर ऐसे ही बता देते हैं कि हमेशा ऊपर वाला ए साइन थीटा होता है, ऐसा नहीं भाई, ये ए कॉस थीटा हो जाएगा आधार रेखा, अब ये, अब इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए साइन थीटा।
ठीक है, तो चलो ये कई बार मैंने डिस्क्राइब किया है इसलिए फिर से इसको याद रखो भाई। तो यहां पे हो जाएगा ए नहीं, यहां क्या हो जाएगा आई नॉट साइन थीटा। लेकिन इन्होंने जैसा कहा, किन्होंने, मैलस सर ने ये कहा है कि जो निर्गित प्रकाश की तीव्रता तो इस डायरेक्शन से ही केवल निकलेगी। तो जो निकलने वाले प्रकाश की, बाहर निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता है आई, वो बने कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। बने कोण की कोज्या थीटा, इसके वर्ग के तो कॉस स्क्वायर थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हो गया इनका नियम। अगर हम इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आई बराबर जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यही आपतित प्रकाश की तीव्रता गुणांक में आ जाता है प्यारे बच्चों। आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यही प्यारे बच्चों मैलस का नियम है, यही मैलस का नियम है। सिंपल सी डिफिनीशन, सिंपल सा इसका सूत्र हो गया। यही अयांश तिवारी जी, आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? क्या मैलस सर का नियम अगर लिखने के लिए आएगा तो ये चित्र बना के, ये बात लिख के उन्हें समझा पाओगे एग्जामिनर को? हाँ, समझ में आ गया भाई? चलो अब प्यारे बच्चों ये दोनों नियम, प्रकाश का ध्रुवण तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की होता है खत्म, कल लगाते हैं न्यूमेरिकल। भागोगे तो बहुत पीटेंगे, भागोगे तो बहुत पीटेंगे, सही में बता रहे हैं। हम जो बोल देते हैं वो करके भी दिखाते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, थोड़े से तो न्यूमेरिकल। अच्छा ये बात बताए थे कि नहीं, एक दिन मैंने शायद नहीं बताया था। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर कई बार पूछ लेता है, तो याद रखना क्या होता है व्यतिकरण, क्या होता है विवर्तन। तो पता है व्यतिकरण में द्विध्रुवीय प्रयोग हुआ था, तो व्यतिकरण और व्यतिकरण दो तरंगों के मिलने से होता है। तो इस वजह से व्यतिकरण दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। बड़ा सिंपल है, जो व्यतिकरण और विवर्तन में पढ़े उन्हीं को लिखना है, बस वही अंतर है। ये एक प्रश्न है एक प्रकार से, इसलिए मैं करा रहा हूं। मान लो आपका एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा रहा हूं। बाकी ये नहीं कि सर थ्योरी पढ़ाए तो थ्योरी पढ़ा करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए वो खुद से भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक टीचर ही बताए, खैर वो बताने की जिम्मेदारी है मेरी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाना है। लेकिन वो अगर तरीका आपके अंदर खुद से बिल्ड हो गया ना, तो कभी भी एग्जाम में कोई भी हो, आपको कुल मिला के वही आपके अंदर एक स्ट्रेंथ हो गई, एक अच्छी पकड़ हो गई, कमांड हो गई सब्जेक्ट में, तो आपको कोई फिर हरा नहीं सकता। हर एक एग्जाम आपसे क्रैक होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना आप खुद से आ गए, उसका उत्तर देना खुद से आ गए, आप अपनी थ्योरी का सही इस्तेमाल करना सीख गए हैं। ये होता है। चलो खैर, व्यतिकरण में क्या होता है कि व्यतिकरण दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है। अध्यारोपण का मतलब मिलने से होता है। विवर्तन में एक ही तरंगाग्र, भैया एकल झिर्री प्रकाश, एक ही प्रकाश स्रोत गया, वो फैलता है, वो बनाता है स्लिट, दीप्त बैंड, अदीप्त बैंड बनाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ट बोलते हैं। तो भाई विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। एक ही झिर्री थी ना, एक ही स्लिट थी, उसी से निकला प्रकाश। एकल झिर्री प्रयोग विवर्तन में करवाया। व्यतिकरण फ्रिंजे एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं, बिल्कुल सत्य बात। लेकिन विवर्तन फ्रिंजे कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं होती। मैंने देखो जो दोबारा चित्र बना के बताया था, तो चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ा दी थी, मतलब अब जो ब्राइटनेस धीरे 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 घटती जाती है विवर्तन में। याद करिए, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है ना। अच्छा, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजे एक ही तीव्रता की होती है। सभी दीप्त फ्रिंजें लगभग जितनी भी तीव्रता की होगी उतनी ही चमकदार सभी होंगी। लेकिन विवर्तन प्रतिरूप में उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है। ग्राफ देखिए, बीच में बड़ा केंद्रीय फ्रिंज सबसे ज्यादा चमकदार, फिर धीरे धीरे ग्राफ डाउन होता जाता है, मतलब फिर तीव्रता घटती जाती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता प्रायः शून्य अथवा बहुत कम होती है, तथा दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अच्छा विपर्यास मतलब गुड कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब समझते हो ना, आप अपनी इमेज में बढ़ाते हो कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, जो हाईलाइट चीजें हैं उनको और तीव्र कर देता है, तो अच्छा विपर्यास होता है, चाहे वो दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो। लेकिन विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती, अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों में मंद विपर्यास होता है, पुअर कॉन्ट्रास्ट होता है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसे मैंने करा दिया, एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें व्यतिकरण का ही ज्यादा यूज होता है, व्यतिकरण के सूत्रों का। और व्यतिकरण के सूत्र 4-5 सूत्र हैं, एक तीव्रता का, आयाम का, पथांतर का, विनाशी संपोषी के अलग अलग, और फ्रिंज की चौड़ाई का। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे फार्मूला शीट मुझे बना के बतानी पड़े। मेरे विद्यार्थियों में इतना पोटेंशियल है, इतना सामर्थ्य है कि खुद से इसको बना सकते हैं। सर जी आपके पास तो डिजिटल बोर्ड है, हम कॉपी में कैसे लिखें, हमारे झाल मूरी बन जाता है। अच्छा भाई तुम नहीं मानते हो ना, है ना, तुम लोग ना, तुम्हारे पास हैंड रिटन नोट्स पहुंचता है कि नहीं, तुम्हारे लोगों के पास हैंड रिटन नोट्स पहुंचता है कि नहीं बबुआ?
बताओ तुम्हारे पास हैंड रिटन नोट्स पहुंचता है कि नहीं? हमारा हम दिख रहे हैं कि नहीं? दिखने लगे क्या? हम भी तो कॉपी में लिखते हैं, हम भी तो कॉपी में लिखते हैं। हाँ, ये देखो आपके विवर्तन का चित्र व्यतिकरण का वैसे ही राइटिंग में लिखा हुआ है। ये देखिए फिगर, वही फिगर है कि नहीं भाई? दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? पहले इस कॉपी पे मेहनत होती है, फिर आपके साथ डिजिटल बोर्ड पे मेहनत होती है, माइंडसेट को इसमें भी लगाना पड़ता है, क्योंकि बुक से अगर, और ये नहीं है कि ये पहली बार मैं लिख रहा हूँ, पहले ये बात ये भी जान लो, पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। और बस कहते हैं ना, अपने मुंह से अतिशयोक्ति नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है, बट फ्लो में मतलब आप लोग अपने परिवार का हिस्सा हो तो बताने में मुझे इस बात का कोई दिक्कत नहीं, बस आपको मोटिवेट करने के लिए। पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स 12th की लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। 5 साल से ज़्यादा ही हो गए, लेकिन 5 साल से प्रॉपर कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। ऐसे मैं अपने घर पे पढ़ाता था, क्योंकि मेरी बीएससी एमएससी चल रही थी, तो कॉलेज भी जाना होता था, तो घर पे जो बच्चे आते थे उन्हीं को पढ़ाता था। रफली का मतलब आए 10 12 15 बच्चे बैठे और उनको पढ़ाना, क्योंकि प्रेशर होता था आसपास के बच्चों का, गार्जियंस का, कि भैया पढ़ा दीजिए बच्चों को। तो 12th 11th वाले बच्चे, तब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को गाइड करता था और बच्चों को बताता। सीबीएसई आईसीएसई यूपी सभी बोर्ड के बच्चे आया करते थे, तो वो अलग जमाना था। वो मेरा मान लो 2015 से स्टार्ट है, क्योंकि मेरा इंटर जो है 2014 में हुआ। हालांकि कई लोग तो ऐसा बताते हैं कि 2000 उनका अगर 14 में हाई स्कूल हुआ है तो 2014 से कहो कहते हैं हम पढ़ाना शुरू कर दिया हाई स्कूल से ही। तो हर एक, क्योंकि कोचिंग ट्यूशन तो सब लोग पढ़ाने ही लगते हैं, किसी किसी की दिक्कतें होती हैं, तो वैसा होता है। तो बट मैं उस पार्ट को कभी नहीं जोड़ता हूँ, उस पार्ट को। बाकी मेरे घर पे ही स्कूल था, मैं उस परिस्थितियों में ही रहा हूँ, कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे टीचर्स आते हैं। मेरे घर पे ही स्कूल था पिताजी का, अब बंद हो चुका है वो फिलहाल कोरोना काल में कुछ विषम परिस्थितियों के कारण। लेकिन पढ़ाने का दौर जो है ना प्यारे बच्चों, बहुत पुराना है। 2010 में मेरा हाई स्कूल हुआ, 2014 में मेरा इंटर हुआ, 2017 में मेरी बीएससी हुई, 2019 में मेरा डीएलएड हुआ, 2021 में मेरा एमएससी हुआ, और 2023 में मेरा बीएड हुआ, और 2024 में अब आगे पीएचडी के लिए कंटिन्यू है। तो प्यारे बच्चों, एजुकेशन तो हमेशा जुड़ा रहा है, मतलब बीएससी एमएससी डीएलएड होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी आप लोग जानते होंगे, टीचिंग के लिए होता है। और बीएड मतलब बैचलर इन एजुकेशन, वो भी बीएड होता है, जो कि आपको टीजीटी पीजीटी जैसे क्लासेस में पढ़ाने के लिए आप उत्तरदायी उसमें हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। टीजीटी मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 6 to 10th से बच्चों को पढ़ाता है ना, 6 to 10th माध्यमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। प्राथमिक के लिए डीएलएड करना जरूरी होता है, उसमें आप प्राइमरी टीचर्स मतलब बन सकते हैं, बच्चों को प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं 1 to 5th। हालांकि 6 to 8th के लिए भी डीएलएड वालों को एलिजिबल किया जाता है, मतलब 6 to 8th बीएड वाले अभ्यर्थी दे सकते हैं, अर्थात कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो तैयारी करते हैं बच्चे टीचर वाले, और डीएलएड वाले भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इंटरमीडिएट आपको पढ़ाना है, 11th और 12th स्पेशली पढ़ाना है, तो फिर आपको बीएड करना ही होगा, बीएड आपको करना ही होगा। वो होता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आपको लेक्चरर बनना है, और इसे लेक्चरर बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वालों को। अगर टीजीटी आप हैं, कई लोग टीचर्स बोल देते हैं टीजीटी फ्लो में, उन लोग टीजीटी को भी लेक्चरर बोल देते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, उनको हम लेक्चरर नहीं बोल सकते, उनको हम टीचर ही बोलते हैं। जबकि लेक्चरर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को बोलते हैं। और प्रोफेसर जो होता है वो किसी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा कोई टीचर होगा तो उसे प्रोफेसर बोला जाएगा, डिग्री कॉलेज। उसके लिए आपको CSIR नेट एग्जाम को काउंसिल करना, क्रैक करना जरूरी होता है। CSIR नेट साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए होता है, UGC नेट जो होता है आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए होता है। जब आप CSIR नेट क्रैक कर लेते हो, उसमें रैंक बनती है JRF की, वो होता है तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो बच्चे ज़्यादा हाई रैंक में आते हैं उनको सरकार फेलोशिप देती है, लगभग 50,000 रुपए हर महीना, 3 से 4 साल के लिए। पीएचडी करने के लिए आपको खर्च करना होगा पैसे। वैसे आप तो पीएचडी 2 साल की होने वाली है, तो आप पीएचडी में आपका कम समय लगेगा। पहले पीएचडी मिनिमम 3 ईयर आपको देने ही होते थे। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, कहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ। बात हो रही थी आपके नोट्स बनाने की। आप लोगों में मैंने किसी को देखा कि सर मैं तो यहाँ मैं जब कॉपी में लिखता हूँ झालपुरी बन जाता है, तो ये झालपुरी नहीं बना है मैं भी कॉपी में लिखा, पूरा व्हाइट पेपर, इसमें लाइनें नहीं है, ठीक है, पूरा व्हाइट पेपर पे होता है, फिर भी बिल्कुल सीधी लाइन है। लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस है और ये पिछले कई वर्षों का अनुभव है ना, तो वो तो बात अलग की हुई। और ये एक नोट्स नहीं है, इस तरह की 5-7 नोट्स से बन गई होंगी। मेरी आदत है, और मैंने किसी एक अच्छे टीचर्स और हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो बुक होती हैं उनको पढ़ना, तो मेरी आदत रही। उनमें हमेशा लिखा है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, और जितना जलोगे उतना ही निखर के बाहर निकलोगे, है ना। तो APJ अब्दुल कलाम ने भी ये बात कही थी, लिमिटलेस में क्विक जार्क ने भी ये बात कही थी। बहुत लोग हैं जो लोग अलग अलग बुक्स में मैंने पढ़ी, जो आपकी जीत, लिमिटलेस, बहुत लोगों की बायोग्राफीज, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ता रहता हूँ। तो उनमें यही आया कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, जो आप करना चाहते हैं उसको आप करते रहें लगातार, ठीक है। जाइए आप भोजन खा सकते हैं भाई, भोजन खाइए आप खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें जिन बच्चों को पढ़ाना है वो पढ़ेंगे। सर आफ्टर पीएचडी क्या होता है? आफ्टर पीएचडी आप किसी अच्छे कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप किसी अच्छे डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। नहीं, छुट्टी नहीं होगी, पहले कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खत्म करेंगे। कहाँ खो गए सर?
आओ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगा ले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाने वाली जो बात है ना, तो नोट्स मैं अभी भी बनाता हूं और आपको भी नोट्स बनाना पड़ेगा, बिना नोट्स बनाए तो कुछ काम नहीं होने वाला। सर हमारे कमेंट्स क्यों नहीं, सबका कमेंट्स देख रहे हैं। चलो अब बताओ, आगे सवाल में आ जाओ। मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि बिना लिखे आपकी जो राइटिंग है वो नहीं सुधरने वाली, और याद करने के तरीके में भी आपको क्या याद करने भी तरीके में भी आपको लिख लिख करके पढ़ना होगा। ठीक है, चलो अब प्रश्न का इसका सॉल्यूशन बताओ। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी, हाँ सुन लीजिए, कल आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी इसी चैप्टर के। मेन ऑब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो भी बनते हैं इस चैप्टर से वो लेकर के आऊंगा, शानदार क्लास रहेगी, तो भाई क्लास को करना होगा। अभी इसको देखिए, अभी लगभग 15 से 20 मिनट आपको क्लास में देना होगा, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल हल करने, ज्यादा नहीं है, 2-3 कर लीजिए, बहुत है। उसी प्रकार से आते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है। स्लिटों के बीच की दूरी, दो स्लिट जो पतली पतली काटी जाती हैं, इस प्रकार से याद करो, इस प्रकार से याद करो। यंग के द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, दो स्लिट है, एक S1 एक S2, इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, इसकी वैल्यू बोल रहे हैं। दिया क्या गया है, दिया है स्मॉल डी बराबर कितना, 0.28 मिलीमीटर। अच्छा मिलीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, तो 0.28 गुणे 10 की घात -3 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। पर्दा मतलब बात वाली स्क्रीन जो है वो 1.4, डी की वैल्यू कितनी है, डी बराबर प्यारे बच्चों दिया गया 1.4 मीटर है। अच्छा ठीक है, तो कैपिटल डी की वैल्यू दी गई है 1.4 मीटर। प्रश्न को हल करना, देखिए चित्र भी बनाते जाओ और इसी से समझते जाओ। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज व चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, मतलब प्यारे साथियों यहां कहीं पर इस प्रकार से एक केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगी, इसके बाद चतुर्थ दीप्त फ्रिंज यहां कहीं मान लिए YN बराबर मतलब Y4 की बात कर रहे हैं, और कैसी दीप्त फ्रिंज ही बन रही है। तो चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। मतलब प्यारे साथियों जो Y4 है वो 1.2 सेंटीमीटर है। इसको यहां पर लिख लो, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी, फ्रिंज की दूरी मतलब Y4 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो, इसको भी 1.2 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, मीटर। अब सुनो, प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। मतलब जो प्रकाश यहां पर जा रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्रकाश की क्या ज्ञात करना है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा को ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिएगा। कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम, आपका स्वीकार है भाई। बताओ इसको कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र कैसे निकाले थे? दीप्त फ्रिंज की दूरी का YN = DN D लैम्डा अपान में स्मॉल डी था, याद करो। दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र, दीप्त फ्रिंज के लिए हम लोग सूत्र निकाले थे। दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी के लिए सूत्र YN बराबर N D लैम्डा अपान में स्मॉल डी, यही निकाले थे। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा मतलब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बराबर क्या, YN इंटू स्मॉल डी अपान में N इंटू डी, N इंटू डी। हल करो अब तो सबकी वैल्यू पता है। यहां पर कहा है चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी Y4, मतलब यहां पर यह भी जान लो कि N बराबर कितना है, 4। चतुर्थ दीप्त फ्रिंज है ना, तो N बराबर कितना है, 4 है। वैल्यू रखो सबकी, सबकी वैल्यू रखो। लैम्डा बराबर YN की वैल्यू कितनी है, YN 1.2, तो 1.2 गुणे 10 की घात -2 मीटर इंटू स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, ये 0.28 गुणे 10 की घात -3, 0.28 गुणे 10 की घात -3 बटे में N की वैल्यू कितनी है, 4 है। सीधी सीधी डी, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 1.4 मीटर, सीधे लिख दो 1.4। चलो हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। कैसे हल होगा भाई, देखो प्यारे बच्चों, एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी, तो ये दशमलव से दशमलव काट दो, काम खत्म, काम खत्म। चलो अभी एक पद और आगे लिख लेते हैं, फिर अच्छे से हल करेंगे, क्योंकि एक ही में गोचा पोची हम नहीं करना चाहते। 12 गुणे 10 की घात 12 गुणे ये 0.28 साथ में लिखते हैं, गुणे ये 10 की घात -2, 10 की घात -3 जुड़ गए तो 10 की घात -5 बन गए, बटे में ये 4 गुणे 14 लिख लिए, 4 गुणे 14 लिख लिए। अब देखो कैसे हल किया जाएगा। 4 तिया 12, ये दशमलव हटाओगे, अगर ऊपर दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद कितने अंक,
10 लिखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। दाई साइड कितने अंक हैं? 2 अंक, 1 2। ठीक है, तो 10 की घात -2 ऊपर कर दो और ये दशमलव हटा दो। ठीक, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 3 दूनी 6 हो गए। तो प्यारे बच्चों लैम्डा बराबर आ जाएगा 6 गुणे ये -5 -2 हो जाएगा 10 की घात -7। इतने क्या 10 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। यही प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। यही आपका आंसर हो जाएगा। -7, 5 2 -7। सभी का आंसर लगभग आ रहा है। प्रिया कुमारी, पंकज कुमार, निशु राय, कुंदन कुमार मौर्य। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देते हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। मोहम्मद आयताज जी, दुर्गेश कुमार सिंह जी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? खुशी कुमारी, बैड बॉय, टाइम ओवर गुरुजी, बहुत पीटे जाओगे। राजीव, अब कल सर जी, नहीं कल ऑब्जेक्टिव होगा। समझ में आ गया भाई? कल लेना, आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 5:3 अनुपात में है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनो, वैसे ही प्रश्न लगाओ जैसे ये है। ठीक वैसे ही, समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयामों के अनुपात, मतलब दो प्रकाश तरंगे हैं जिनके आयाम, मान लो एक तरंग का आयाम A1 और एक तरंग का आयाम A2। इनका अनुपात कितना है प्यारे बच्चा पार्टी? 5:3 है। 5:3 है। यहां से अगर प्यारे विद्यार्थियों मैं किसी भी एक की वैल्यू निकालना चाहूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं A1 की ही वैल्यू निकालना चाहूं, A1 बराबर मैं कह सकता हूं A2 किधर भेज दीजिए, तो 5/3 A2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमसे पूछे क्या है कि व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम दोनों आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात बताओ। मतलब ये कह रहे हैं प्रश्नानुसार A मैक्सिमम महत्तम एवं न्यूनतम बाद में ना, तो ठीक है, A मिनिमम बराबर क्या होगा ये पूछ रहे हैं, और I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम मतलब तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, ये है क्वेश्चन मार्क। तो बताओ A मैक्सिमम बराबर क्या होता है? आप कहेंगे A मैक्सिमम की वैल्यू होती है A1 प्लस A2। A मिनिमम की वैल्यू क्या होती है? A मिनिमम प्यारे बच्चों, A मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2। A मिनिमम होता है A1 माइनस A2। हल कर लीजिए। A1 प्लस A2 लिखा हुआ है। A1 की वैल्यू है, A1 लिख लेता हूं। अच्छा हाँ हाँ ठीक से ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू मैंने A2 में कन्वर्ट कर ली है, तो 5/3 A2, 5/3 A2 प्लस A2 की वैल्यू केवल A2 लिख लूं बटे में A1 माइनस A2। A1 की वैल्यू मैंने A2 के पदों में निकाल ली, 5/3 A2 माइनस A2। हल करो जरा, यहाँ एलसीएम 1 ले लो, तो ये मिलेगा 5A2 प्लस एलसीएम 1 लोगे 3A2, वहां पहुंचेगा 3A2 बटे में 3 रहेगा, होल अपान इसमें भी वही हल होगा, 5A2 माइनस ये 3 वहां पहुंच जाएगा 3A2 बटे में 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चा पार्टी। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, बचेगा क्या? ऊपर 5A2 3A2 जुड़ करके 8A2 बटे में 5A2 में 3A2 गए तो 2A2। A2 से A2 क्या हो गया? बर्बाद हो गया। A2 से A2 बर्बाद हुआ था, यहाँ 3 से 3 बर्बाद हुआ था। कुल मिला के आपका A मैक्सिमम बटे में A मिनिमम बराबर कितना आया? 8, 2 चौके 8, मतलब 4:1 आया प्यारे बच्चा पार्टी। यही आपका आंसर हुआ, अधिकतम आयामों एवं न्यूनतम आयाम के अनुपात का आंसर हुआ। आपसे तीव्रता के लिए भी पूछा है, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम भी बताइए। ठीक है, तो I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम भी बताइए, क्योंकि इससे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते, जिस टाइप के पूछे जाते मैं उनको बता दे रहा हूं। I मैक्सिमम बटे I मिनिमम भी बताइए, ये क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये आपने सुना होगा I = KA स्क्वायर, सूत्र याद है? ठीक वैसे ही I मैक्सिमम, तो ये A मैक्सिमम का स्क्वायर लिख दो, A मैक्सिमम स्क्वायर बटे A मिनिमम स्क्वायर, बात वही है। तो A मैक्सिमम की वैल्यू 4, A मैक्सिमम बटे A मिनिमम मतलब A मैक्सिमम बटे A मिनिमम की वैल्यू का क्या? होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर 4/1 का होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16/1, अर्थात I मैक्सिमम बटे I मिनिमम की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर 16/1। तो इसका आंसर क्या आएगा? I मैक्सिमम, बस यही आंसर लिख दो, 16:1 आंसर को ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन हम यहीं पर लिख देते हैं। यही आंसर हो गया, 16/1 आंसर हो जाएगा, 16/1 आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर स्लिट झिर्री, ध्यान से सुनो, झिर्री कितनी है, ये इस झिर्री को हम लोग यहां पर वैल्यू क्या माने थे, इसको हम लोग माने थे स्मॉल ई की वैल्यू एकल झिर्री प्रयोग में। 2 गुणे 10 की ई बराबर दिया है ई बराबर 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर चौड़ाई स्लिट झिर्री पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। मतलब इस पर जो प्रकाश जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य है 5000 एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, ई साइन थीटा बराबर +- m लैम्डा, ये सूत्र था। n के लिए एक, अगर हम केंद्रीय उच्चिष्ट में जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू अगर हम थीटा बराबर निकाले थे तो λ/e होता है, थीटा बराबर λ/e। लेकिन ये कोणीय चौड़ाई नहीं है, कोणीय चौड़ाई के लिए 2 थीटा बराबर 2 λ/e, 2 थीटा बराबर क्या, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 λ/e होता है। मतलब 2 थीटा होना चाहिए 2 गुना, इसलिए ये अब इसको बदलेंगे नहीं कि 2 से 2 कट गया, इसीलिए तो बनाया गया। तो 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की घात -10 बटे में ई की वैल्यू 2 गुणे 10 की घात -5, यही होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 से -5 मीटर था ई की वैल्यू, ये -5 ही बचेगा और ये 2 से 2 कट गया, ये मिलेगा क्या, ये 5 2 थीटा बराबर, यही कोणीय चौड़ाई बराबर 5 गुणे ये 10 की घात 3 है और ये 10 की घात -5 बचे तो -2 बचेगा, 5 गुणे 10 की घात -2, 5 गुणे 10 की घात -2, ये इसका कोणीय चौड़ाई इतने मीटर में क्या अनुपात में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेते हैं विदा, अब इतना ही। और न्यूमेरिकल क्लास भी इतने ही टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। हम लोग अब कल पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के, तो कल की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। और बीच में जो मैंने अभी नोट्स वोट्स की बात बताई वो सिर्फ इसलिए ताकि आप मोटिवेट हो, ठीक है। नीट की तैयारी नहीं कराना है अभी, आप लोग बाद में करिएगा। और बिल्कुल ये बात कहूंगा मैं कि बेसिक से जितना पढ़ाया जा रहा है आपको जरूर मदद करेगा। मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं ताकि जाके आगे जब पढ़ोगे तो मुझसे ये बात, मुझे याद करोगे कि सर ने ये बात कही थी, ऐसी ऐसी बातें बताई थी। ठीक है सर, मुझे नींद आ रहा है तो बिल्कुल सोइए। मेरे मोटिवेशन का अगर ये अर्थ निकल रहा है कि आपका नींद आ रही है तो फिर भाई सो सकते हैं। मेरे बताने का उद्देश्य इन बच्चों में कोई वही 100-150 बच्चे होंगे जो मन लगा करके अच्छे से पढ़ेंगे, आगे दिखाएंगे। मैं चाहता हूं ये सारे बच्चे प्रेरित हों, लेकिन कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं मुझे तो बस उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। तो आपकी सोच, फिर मैं क्या कर सकता हूं उसमें, मेरा योगदान बस इतना ही है कि आपको सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं, मैं यही चाहता हूं। मिलता हूं प्यारे बच्चों कल की क्लास में, खूब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मन लगा करके, और आप लोग भी खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को खुश रखने का पूरा प्रयास करें। कल की क्लास में आप सभी का स्वागत होगा। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।